आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे और ये घटना चक्र की बुक एकदम पूरा नया है जो कि सभी कहना चाहिए तो हर क्लास से लिए हैं ये। और इसके आधारित वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर जो है सो क्वेश्चन जो है सो सारा ये बनाए हैं। तो कहा जाना चाहिए कि मानव द्वारा इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का निचोड़ कहा जाना चाहिए। तो निचोड़ करके जो प्रश्न उत्तर बनता है तो वो ये इसने बनाए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह कौन था? तो वह था जौ और गेहूँ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो वह था जौ और गेहूँ। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कृथक पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है जौ तथा गेहूँ जैसी फसलें उपजना शुरू हुआ था। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कृथर पहाड़ी क्षेत्रों में। तो एक तो चीज़ हो गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वह था आपको जौ और गेहूँ। और ये था क्या? तो सुलेमान और कृथक पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले। तो कहाँ था यह स्थान? तो सुलेमान और कृथक पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले जो है सो ये स्थान था। इसे बहुत अच्छा पूरे एनसीईआरटी पर आजकल जो भी एग्ज़ाम में पूछता है तो वो पूरा एनसीईआरटी से पूछता है। तो इसी कारण घटना चक्र अलग से एनसीईआरटी के लिए बुक बनाया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से हुआ था। भारत में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? लोहे का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। अब यहाँ देख लीजिए भारत में लौह धातु का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया कि लोहे का प्रयोग जो है सो 1000 ईस्वी पूर्व हुआ और जो है सो किस काल में हुआ? तो वह जो है सो आपको उत्तर वैदिक काल में जो है सो ये हुआ। ठीक है। और लोहे का अब है कि लोहे का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वह मिला है आपको एटा जिले के अजिंता खेरा से प्राप्त हुआ है। तो फाइनल हो गया कि भारत में लगभग लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से हुआ और ये जो है सो उत्तर वैदिक काल है। और कहा जाना चाहे साक्ष्य की बात तो वह जो है सो आपको एटा जिले के अजिंत खेरा प्राप्त से हुआ है। तो यहाँ जो है सो आपको एक तो ये हो गया कि भारत का लोहे का प्रयोग कब हुआ? तो 1000 ईस्वी पूर्व हुआ। दूसरा आपको हो गया कि ये किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। तीसरा हो गया कि ये कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो एटा जिले के अजिंत खेरा से आपको प्राप्त हुआ है। भारत में लोहे का प्रयोग हुआ 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में हुआ और यह जो है एटा जिले के अजिंत खेरा से प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में किस काल के अंतर्गत जो है कब्र के ऊपर एक घड़े में बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा किया जाता था? तो वह है महापाषाण काल में। महापाषाण काल में क्या होता था आपको कि कब्र के ऊपर जो है सो आपको कब्र के ऊपर जो है सो महापाषाण काल में क्या होता था कि आपको कब्र के ऊपर आपको घड़े के बड़े बड़े पत्थर जो है सो आपको खड़ा किया जाता था। तो यह जो है सो महापाषाण काल में होता था। महापाषाण काल में क्या होता था कि कब्र जैसे बनता था तो उसके जो है बड़े बड़े पत्थर का आपको पत्थर से जो है सो चारों तरफ जो है सो उसको घेरे लगा दिया जाता था। अब यहाँ देख लीजिए इसका फैक्ट। दक्षिण भारत में कुछ लोग मृत व्यक्ति को शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ों को कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर को खड़े कर देते थे। ऐसे स्मारक आपको महापाषाण कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो महापाषाण काल में क्या होता था कि कब्र के ऊपर जो है सो आपको बड़े बड़े पत्थर जो है सो आपको खड़ा कर देता था। तो वह महापाषाण काल हो गया। अब है कि सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। तो सिक्कों का अध्ययन आपको मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अब
अब यहाँ मिलानी करना ये है कि आपको देखिए विक्रम संवत कब हुआ था। तो विक्रम संवत की यदि बात किया जाए तो विक्रम संवत जो है सो आपको विक्रम संवत कब हुआ था। तो विक्रम संवत की यदि बात किया जाए तो आपको ये 57 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत कब हुआ था तो आपको 57 ईस्वी में हुआ था। शक संवत कब हुआ था तो वह 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत कब हुआ था तो वह जो है सो 319 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय कैलेंडर कब जारी हुआ था तो 22 मार्च 1957 को हुआ था। तो हम जो है सो विक्रम संवत की यदि बात किया जाए तो 57 ईस्वी पूर्व जो हुआ था। शक संवत की बात किया जाए तो यहाँ मिलान चिन्ह है। तो शक संवत की बात किया जाए तो यह 78 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। और यदि गुप्त संवत की बात किया जाए तो वह 319 ईस्वी में बात होता था। और राष्ट्रीय कैलेंडर की यदि बात किया जाए तो वह 22 मार्च 1957 को हुआ था। तो फाइनल हो गया। विक्रम संवत कब था तो 57 ईस्वी पूर्व में था। शक संवत कब था तो 78 ईस्वी पूर्व में था। गुप्त संवत कब था तो 319 ईस्वी में था। राष्ट्रीय कैलेंडर कब था तो 22 मार्च 1957 को था। अब है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने अपना उल्लेख सिक्कों पर शिव भक्त के रूप में किया है। तो उस टाइम में था बीम कैडफिसस जो है उस पर बाइल के पार्श्व के में खड़े शिव की, ये आपको 8वां या 9वां के ये आपको हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, लगता है पठित है। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपना उल्लेख सिक्कों पर शिव भक्त के रूप में कराया है तो वह है विम कैडफिश के रूप में जो है सो आपको कराया है। निम्नलिखित में किस राजा ने सिक्कों का आपको जो प्रयोग जो है शिव भक्त के रूप में कराया है तो वह विम कैडफिश का जो है सो आपको सिक्कों के रूप में कराया था। वहाँ जो है सो बाइल के पार्श्व पर में खड़े आपको शिव की आकृति अंकित किया था। राजा ने अपने उल्लेख में महेश्वर अर्थात शिव के भक्त के रूप में, यानी विम कैडफिश जो था वो अपने आप को महेश्वर मतलब शिव का बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। तो यह राजा का शिव भक्त के रूप में सिक्का का जो उपयोग किया था वो शिव भक्त के रूप में किया था विम कैडफिश ने। सिक्कों के टंकन के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने किस वंश के राजाओं की परंपरा का अनुसरण किया है तो वह कुषाण वंश के। सिक्कों का टंकन का मामला यदि कहा जाए तो गुप्त वंश के राजा जो है सो आपको कुषाण वंश के जो सिक्का था राजाओं की परंपरा का जो है सो अनुसरण किया था। सिक्कों के टंकन सिक्कों का जो वो अंकित करता था तो उसके मामला में यदि गुप्त वंश की राजाओं को यदि कहा जाए तो चांदी और सिक्के जो यानी मतलब कि जारी किया था तो वह जो है सो आपको गुप्त वंश के राजा जो था वह आपको किस वंश के राजाओं की परंपरा का अनुसार तो कुषाण वंश का जो है सो राजा का अनुसरण किया था। किस वंश का किया था गुप्त वंश के राजाओं ने तो वो आपको कुषाण वंश का जो है सो आपको अनुसरण किया था। अब है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सिक्कों का मुख्य भाग पर राजाओं को दिखाया गया है सिंह अथवा गंडे का शिकार करते हुए। अब है कि अभिलेख के अध्ययन को किस शब्द से परिभाषित करते हैं तो वह पुरालेखिक शास्त्र से जो है सो आपको अभिलेख का अध्ययन यदि हम करते हैं तो उसे किस शब्द से परिभाषित करते हैं तो वह कहा जाना चाहिए कि वह लेखा शास्त्र के जो है सो उसे हम कहते हैं। लेखन की सबसे प्राचीन प्रणाली किन मुद्राओं से प्राप्त होती है तो वह आपको हड़प्पाई मुद्राओं से आपको प्राप्त होती है। लेखन के सभी प्राचीन प्रणाली किस मुद्राओं से प्राप्त होती है तो आपको हड़प्पाई मुद्राओं से आपको प्राप्त होती है। लेखन की सभी प्राचीन प्रणाली किस मुद्रा से प्राप्त होती है तो वो आपको हड़प्पाई मुद्राओं से आपको प्राप्त होती है। अशोक ने अफगानिस्तान के अपने साम्राज्य में शासनों हेतु लिपियों का आपको उपयोग किया था तो वह था आपको आर्माइक लिपि और यूनानी लिपि। उस टाइम में जो है सो आपको कहा जाना चाहिए कि अशोक जो था वो आपको शासन में आपको अपने साम्राज्य के शासन में आर्माइक लिपि का उपयोग किया था और यूनानी लिपि का आपको उपयोग किया था। लिपियों की यदि बात किया जाए तो वैसे तो कहा जाना चाहिए कि मुक्त 4 लिपि किया था। उसमें था आपको
अशोक ने अफगानिस्तान के अपने साम्राज्य को। वैसे तो मुख्यतः कहा जाना चाहिए तो 4 लिपि है, अरमाइक, यूनानी, खरोष्टी, ब्रह्मी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए केवल अरमाइक और यूनानी लिपि उपयोग किया था। अब है कि मोहम्मद निम्नलिखित में से मुगल मध्यकालीन शासक ने अशोक का अभिलेख को दिल्ली मंगाया था, तो वह फिरोज शाह तुगलक जो था वह आपको 14वीं सदी में जो है सो अशोक को अभिलेख को जो है सो मध्यकालीन शासक अशोक का अभिलेख को जो है सो दिल्ली मंगाया था। अशोक का अभिलेख को कहा जाए प्रथम व्यक्ति कौन पढ़ा था, तो वह तो आपको जेम्स प्रिसप जो था, आपको जेम्स प्रिसप जो है सो सर्वप्रथम 1837 में जो है सो आपको अशोक का अभिलेख को आपको पढ़ा था। अशोक का अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्रथम कौन पढ़ा था, तो वह जेम्स प्रिंसेप जो है सो सर्वप्रथम पढ़ा था। उस समय में कहा जाना चाहिए तो जेम्स प्रिसप जो था वह बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, और वह कब पढ़ा था, तो आपको 1837 ईस्वी में आपको पढ़ा था। और क्या थे, तो वह बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में कार्यरत थे। तो अशोक का अभिलेख पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वह जेम्स प्रिसप थे, और कब पढ़ा था, तो 1837 में पढ़ा था, और जो है वह अपने उस समय में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था। अब है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध खारवेल से है, तो वह हाथी गुम्फा अभिलेख का जो संबंध जो है सो आपको खारवेल से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का जो है सो आपको संबंध जो है सो खारवेल से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध जो है खारवेल से है, तो आपको हाथी गुम्फा अभिलेख का जो है कलिंग के खारवेल, मतलब कलिंग के जो मतलब कि कलिंग के खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से अपनी जीवन की घटनाओं का, यानी कहा जाना चाहिए तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है सो कलिंग के राजा खारवेल जो था उसका जो है सो आपका वर्षवार जो है सो जिंदगी का उसमें जो है सो वर्णन किया गया है। इसी कारण खारवेल का संबंध किससे है, तो वह हाथी गुम्फा अभिलेख से है। निम्नलिखित में से 1500 से 1000 ईस्वी के लगभग का काल किस वेद से संबंधित है, तो वह ऋग्वेद से संबंधित है। 1500 से 1000 ईस्वी काल किससे संबंधित है, 1500 से 1000 ईस्वी काल जो है किससे संबंधित है, तो वह आपको ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से आपको संबंधित है। वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने हेतु किन शास्त्रों की रचना की गई है, तो आपको वेदांग की रचना की गई है। आपको वैदिक मूल ग्रंथ के अर्थ समझने हेतु किन शास्त्रों की आपको वैदिक के मूल ग्रंथों का अर्थ समझने हेतु किन शास्त्रों की रचना की गई है, तो आपको वेदांग की रचना की गई है। अब है कि ऐतिहासिक अध्ययन की कितनी शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु बनती है, तो वह आपको 5 है। ऐतिहासिक अध्ययन की कितनी शाखाएं जो है पुराणों की विषय वस्तु बनती है, तो वो आपको 5 है जो कि पुराणों की विषय वस्तु बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा आप पुराणों में बताएं कि 4 युगों को सही क्रम बताता है, तो वह है कृत, द्वापर, त्रेता और कली। यदि आपको पुराणों की संख्या में आपको 4 युगों का सही यदि क्रम बताया जाए, तो वो आपको कृत है, इसके बाद द्वापर है, इसके बाद त्रेता है, इसके बाद कली है। तो ये आपको 4 जो है सो आपको युग का सही कलाक्रम है। तो क्या हो गया, सबसे पहले यदि 4 युगों का सही कलाक्रम करना चाहिए तो सबसे पहले कृत है, इसके बाद द्वापर है, इसके बाद त्रेता है, इसके बाद कली है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह जो है सो आपको सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जाने जाते हैं, तो वह है महाभारत। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह जो है सो आपको सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जाने जाते हैं, तो वह आपको महाभारत है, जो कि आपको सप्त सहस्त्री और संहिता के नाम से जाने जाते हैं।
किस सूत्र से ज्यामिति व गणित का अध्ययन का आरंभ माना जाता है? तो वो आपको सल्व सूत्र जो है सो सल्व सूत्र से जो है सो ज्यामिति व गणित का अध्ययन का आरंभ माना जाता है। तो वो आपको सल्व सूत्र से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वहीं ले रहा हूँ केवल। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वह पाली में लिखे हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो आपको पाली में आपको लिखे गए हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो आपको पाली में लिखे गए हैं। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा किस नाम से जानी जाती है? तो वो आपको जातक के नाम से जानी जाती है। बुद्ध की पूर्ण जन्म की यदि कथा की बात किया जाए तो जातक के नाम से जानी जाती है। पेरिपेल्स ऑफ द एरिथियंस सी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह एक यूनानी समुद्री यात्री के द्वारा, यूनानी समुद्री यात्री था जो कि पेरिपेल्स ऑफ द एरिथियन सी लिखे हैं। अब है कि हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्ट सीरीज में भारत को किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है? तो वो आपको हेरोडोटस में जो आपको लिखा गया है, हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई हिस्ट्रीज भारत के किस देश के व्यापारिक संबंधों की चर्चा है? तो आपको फारस में जो है सो आपको फारस के साथ चर्चा की गई है, संबंधों में चर्चा की गई है। निम्नलिखित में यूनानी राजाओं के साथ पाटलिपुत्रा में भेजे गए राजदूत में कौन से शामिल नहीं थे? तो वह आपको सेंड्रोकेट्स जो था, यूनानी राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूत में कौन सा शामिल नहीं था? तो आपको सेंड्रोकेट्स शामिल नहीं था। किस प्राचीन पुस्तकों में भारत के इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है? तो आपको नेचुरल्स हिस्टोरिका। किस प्राचीन पुस्तकों में भारत और इटली के बीच व्यापारिक संबंधों की आपको जानकारी मिलता है? तो आपको नेचुरल हिस्टोरिका में जो है सो आपको सब कुछ जानकारी मिलता है कि क्या कैसा व्यापार था, नहीं था, इसके बारे में। प्राचीन दक्षिण भारत का संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको तमिल में लिखा गया है। प्राचीन दक्षिण भारत का संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में